हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न करो क्लासेस। आई एम अनुष्का, योर मेंटोर, एंड आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी डोमेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस हैं, थोड़ी लैंग्वेज हटके है जो हम अब तक हमने प्रैक्टिस नहीं करे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सीयूईटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है भाई। और आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लेना है और बता दो भाई स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो रानी, चलिए जी स्टार्ट करें, आ जाओ सभी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट इज 20। क्या बोल रहा है कि ये जो मेज प्लांट है उसकी शूट टिप सेल की बात करें तो वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 20 है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट शेल बी। बताओ जरा, तो अगर शूट टिप की सेल के पास क्रोमोसोम नंबर 20 है तो उसी सेम प्लांट की माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें तो उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। जल्दी से आंसर कर दो, ऑप्शन आपके सामने है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जितने भी प्रेजेंट है सेशन को लाइक कर देना और फटाफट से आ जाओ, आंसर करते हैं। बिल्कुल आ जाओ भाई, एंड टाइम पे क्या पढ़ो, इस समय जितना पढ़ रखा है ना उसी को बेटर रिवाइज करना, कुछ नए टॉपिक की तरफ मत जाना, जो आपको आता है उसे और स्ट्रॉन्ग करना कि आपके क्वेश्चंस वहां से गलत ना हो, वहां मेहनत करना। आ जाओ भाई आंसर करो, क्या क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन शूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट इज 20। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट शेल बी। कितना होगा, करेक्ट आंसर बताओ। ध्यान से देख लो, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहा है, 2n या फिर n, ऑप्शन देख लो। गुड मॉर्निंग, आंसर करने शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग अनन्या, ऑप्शन देखो क्या है। 1 में बोल रहे हैं 20, सेकंड है 10, थर्ड दे रखा है 40 और 4 है 15। करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड संध्या, गुड MR, वेरी गुड रश्मि, गुड, और करेक्ट है, बिल्कुल सही। क्या बोल रहा था कि शूट टिप की जो सेल है वहां पर भी कितने हैं, 20 है क्रोमोसोम नंबर, और वो आपसे माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछ रहा है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें तो इसमें भी कितने होंगे, 20 होंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे करके, आगे डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन करके तब हेप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये आपसे गैमेट का नहीं पूछ रहे थे, ये आपसे जस्ट पूछ रहे थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। यहाँ पे बात करें ZZ और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन दे रखा है प्लेटिपस, बी है स्नेल्स, सी है कॉकरोच और फोर्थ है यहाँ पिकॉक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट आंसर बताओ भाई। गुड मॉर्निंग, आ जाओ सारे, सेशन को लाइक कर दो और फटाफट से आंसर करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। गुड संध्या, वेरी गुड अनिल, और बच्चे बताइए। गुड कृति, गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे बात करें, क्या दे रखा है, ZZ और ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये बर्ड्स में, रेप्टाइल्स और फिश में देखने को मिलता है, और गिवन ऑप्शन में से एक ऑप्शन था पिकॉक का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। एड्स की बात करें कि एड्स जो है वो HIV से होता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा ट्रांसमिशन का मोड नहीं है। ऑप्शंस क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, सेकेंड दे रखा है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स, थर्ड है शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, और ऑप्शन नंबर 4 है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो करेक्ट आंसर बता दो क्या होगा। करेक्ट आंसर बताओ भाई। यहां देखो वो क्या बोल रहे हैं कि यहां बात कर रहे हैं कि HIV जो है एड्स को कॉज करता है, एड्स HIV से होता है। तो इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा एक तरीका है जिसकी वजह से एड्स का स्प्रेड नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड कृष्णा, गुड अंजलि, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, गुड। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका
यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, यानी कि हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता। एड्स फैलने के कुछ अपने तरीके हैं, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट हो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से, कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए, ब्लड प्रोडक्ट का ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या फिर शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं, या लास्ट ऑप्शन इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में आए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल, याद हो गया होगा अब तक तो एलेंस रूल, द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव, एलेंस रूल के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि जो मैमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के, क्या होता है उनके पास। ऑप्शन क्या दे रखा है, शॉर्टर ईयर लॉन्गर लिम्स, सेकंड दे रखा है लॉन्गर ईयर शॉर्टर लिम्स, थर्ड है लॉन्गर ईयर्स लॉन्गर लिम्स, फोर्थ है शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मैमल्स, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। और जितने प्रेजेंट है सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन को लाइक कर दो। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बात करें क्या पढ़ा था हमने, एलेंस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो मैमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के, वहाँ क्या देखने को मिलता है, शॉर्टर एक्सट्रीम्स लाइक ईयर और लिम्स एज कंपेयर टू मैमल्स ऑफ वार्मर रीजन, यानी कि लिम्स और ईयर्स दोनों कैसे देखने को मिलते हैं, शॉर्ट देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड अ ह्यूमन एग। तो ध्यान से आंसर करना, ध्यान से आंसर करना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। देख लो स्टेटमेंट क्या है, पहला दे रखा है इन्होंने, एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। सेकेंड दे रहे हैं, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी। थर्ड है, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड। और फोर्थ दे रखा है, सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। और यहाँ ऑप्शंस देख लो, 1 में बोल रहा है कि सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, सेकंड वाले में सिर्फ फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन 3 में दे रखा है थर्ड एंड फोर्थ के बारे में, और 4 ऑप्शन दे रखा है इन्होंने फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शंस आपके सामने है, बता दो भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बात करें कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी थी यहाँ पे, सेकंड में सिर्फ फोर्थ की बात करें, यानी कि करेक्ट क्या है, सिनगेमी की बात करें, फर्टिलाइजेशन इन बोथ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। चाहे ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तब भी जायगोट बनेगा, और एंजियोस्पर्म एग का अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब भी जायगोट बनेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ जीन ओवर जनरेशंस among human is situated by the pedigree analysis, studied by the pedigree analysis. Character studied in the pedigree analysis is equivalent to, बताना जरा। ये आपसे बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करें किसी भी जीन का, जनरेशन में देखेंगे ह्यूमन की, तो हम इसे पढ़ पाते हैं पेडिग्री एनालिसिस के। तो कैरेक्टर स्टडीड इन पेडिग्री एनालिसिस ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ऑप्शन देख लो, क्वांटिटेटिव ट्रेड, सेकंड दे रखा है मेंडेलियन ट्रेड, थर्ड है यहाँ पॉलीजेनिक ट्रेड, और ऑप्शन 4 है मैटरनल ट्रेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बताओ। देखो ध्यान से आंसर करना और करेक्ट आंसर करना है। जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, किसे रिप्रेजेंट करता है भाई, कैरेक्टर स्टडीड इन पेडिग्री एनालिसिस किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ये इक्विवेलेंट होते हैं मेंडेलियन कैरेक्टर के। तो बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो असर्शन दे रखा है टीआई प्लाज्मेट, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस इज यूज्ड एज क्लोनिंग वैक्टर। सेकेंड रीजन क्या दे रहे हैं, TI plasmid integrates a segment of its DNA termed tDNA into the chromosome DNA of its host
प्लांट। तो आपको यहाँ पे बस यही बताना है, ऑप्शन ए और बी में से यही सेलेक्ट कर लो कि असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए दे रखा है और ऑप्शन बी में दे रहे हैं असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन है, लास्ट में है, जरूर करेंगे। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। देखो असर्शन क्या दे रखा है, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसन इज यूज्ड एज क्लोनिंग फैक्टर। रीजन है टीआई प्लाज्मिड इंटीग्रेट अ सेगमेंट ऑफ इट्स डीएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्म्ड टीडीएनए इनटू क्रोमोसोम डीएनए ऑफ इट्स होस्ट प्लांट। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन 1, यानी कि यहाँ पर जो असर्शन दे रखा था, असर्शन बिल्कुल करेक्ट था और रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। तो काफी करेक्ट आंसर था यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट्स and share many similarities are referred to as। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट, जो रिलेट करते हैं डिसेंट से और काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, इन्हें क्या बोलोगे। ऑप्शन दे रखा है ब्रीड, सेकंड दे रखा है रेस, थर्ड है वैरायटी और फोर्थ दे रखा है आपको स्पीशीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। करेक्ट आंसर क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड शेयर मेनी सिमिलैरिटीज। करेक्ट आंसर, गुड कृष्णा। और बच्चे बताइए भाई, काफी के करेक्ट है और काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी है। देखो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ब्रीड की बात करें तो यानी कि ब्रीड करेक्ट आंसर है। ब्रीड की बात करें, ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड आर सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, जैसे जर्नल अपीयरेंस हो गया, फीचर्स हो गया, साइज और कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ब्रीड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। होप आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्लियर है, बता दो भाई क्वेश्चन क्लियर है। और करेक्ट आंसर करेंगे सभी। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ मल्टी सेलुलर filamentous algae exhibits a type of sexual life cycle in which meiotic division occurs after formation of zygote. The adult filament of this algae has, क्या बोल रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट एल्गी है जिसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात करें, जिसके अंदर मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो अडल्ट फिलामेंट कैसा होगा। ऑप्शन ए दे रखा है हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमेट सेल गैमेटीजिया। सेकेंड दे रखा है डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमेटीजिया। थर्ड है डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड गैमेटीजिया एंड फोर्थ है हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड गैमेटीजिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताना है भाई, और जितने हैं सेशन को लाइक कर दो, बिल्कुल करेक्ट बताना। देखो करेक्ट क्या है यहाँ पे, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। गुड मॉर्निंग गौरव, फटाफट से आंसर कर दो जल्दी से। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी है, एक लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल, जिसमें यहाँ पे आपको मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है जायगोट फॉर्मेशन के बाद। यानी कि जायगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, जायगोट जो 2n बनता है ये n में हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर करो क्या होगा। गुड कृष्णा, वेरी गुड। और बच्चे बताओ भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो क्या बोल रहे हैं आपसे कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, जिसमें जायगोट बनने के बाद क्या देखने को मिलता है, मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। तो अडल्ट फिलामेंट कैसा होगा, आप ध्यान दो, जायगोट बनने के बाद जब यहाँ पे हमें मियोसिस देखने को मिल रहा है, तो जो अडल्ट फिलामेंट बनेगा वो कैसा होगा भाई, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स होंगे और हैप्लॉइडी क्या होंगे, गैमेटीजिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4th हो जाएगा। 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था
यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इनमें से गिवन ऑप्शन में से आप क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन क्या दे रखा है, एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। ध्यान रखना है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। सेकंड बोल रहा है फैक्टर्स अकर इन पेयर। थर्ड है द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर। फोर्थ दे रखा है आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। करेक्ट आंसर काफी इजी है, करेक्ट आंसर काफी इजी है। बताओ जी क्या होगा, ध्यान से देखो आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वही सारे यहाँ ऑप्शंस डाल दिए, एक लाइन थोड़ा हटके। मोनी ध्यान से आंसर करो, करेक्ट आंसर करना है आपने। गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 था एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन, ये बोल रहे थे। लेकिन किसके अकॉर्डिंग आंसर करना था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ बात करें डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अ फैक्टर बोलते हैं। फोर्थ दे रखा था आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर। इन फैक्टर की बात करें तो एक कैसा होता है डोमिनेंट और एक कैसा होता है रिसेसिव। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, सॉरी 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से पढ़ना। सेवरल साउथ इंडियन स्टेट राइसेस 2 to 3 क्रॉप्स ऑफ राइस एनुअली। द एग्रोमिक फीचर दैट मेक्स दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ। तो आपको बताना है कि यहाँ साउथ इंडियन स्टेट की बात करें तो एक एनुअली जो साल में होता है लगभग 2 से 3 बार क्रॉप जो है राइस की वो उसे उगा पाते हैं, चावल की फसल को उगा पाते हैं। तो ऐसा किस वजह से है, क्या मेन एग्रोमिक फीचर है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 है शॉर्टर राइस प्लांट, सेकंड है बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, थर्ड है अर्ली यील्डिंग राइस वैरायटी और फोर्थ दे रखा है डिजीज रेजिस्टेंट राइस वैरायटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही साल के अंदर लगभग 2 से 3 बार जो है फसल उगाई जा रही है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्या एग्रोमिक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से काम हो पा रहा है। गुड संध्या, वेरी गुड अनन्या, कृष्णा, अनिल, गुड रिया, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ में आई, ऐसा किस वजह से हो पा रहा है कि आप एक ही सीजन में 2 से 3 बार जो है चावल की फसल को उगा सकते हैं। मेन रीजन क्या है, यहाँ जो वैरायटी यूज करे हैं अर्ली यील्डिंग वैरायटी है जिसकी वजह से ग्रेन प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है। अब बात करें कि इस तरीके की वैरायटी बनाई क्यों गई थी, रीजन ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से यहाँ क्या इंक्रीज करना था, ग्लोबल फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना था ताकि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसे फीड किया जा सके। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं 12 पे। 12 क्या दे रखा है, टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट 1 नीड्स। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट को अगर आइसोलेट करना है तो ऑप्शंस में जो एंजाइम है उनमें से कौन सा एंजाइम आप लोग इस्तेमाल करोगे। पहला क्या दे रखा है पैक्टिनेज, सेकेंड है सेल्यूलेज, थर्ड है बोथ पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज और फोर्थ दे रखा है काइटिनेज। तो करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। आपको क्या चाहिए, आपको आइसोलेट करना है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट निकालने के लिए सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ देख लो किस टाइप के एंजाइम है जो सेल वॉल को ब्रेक करने में आपकी हेल्प करेंगे। करेक्ट आंसर बता दो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल करेक्ट आंसर करना, टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट 1 नीड्स पैक्टिनेज चाहिए होगा, सेल्यूलेज होगा, बोथ पैक्टिनेज एंड सेल्यूलेज एंड ऑप्शन 4 दे रखा है काइटिनेज। तो करेक्ट आंसर गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। गुड अंजलि, गुड माधव, संध्या, प्रिंस, गुड, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे बात करें तो दोनों एंजाइम चाहिए होंगे, पैक्टिनेसिस भी और सेल्यूलेसिस भी। रीजन ऐसा क्यों, क्योंकि पैक्टिन और सेल्यूलोज को तोड़ना है और पैक्टिन सेल्यूलोज की बात करें तो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल का एक मेन कंपोनेंट है जिसे अगर रिमूव करवाना है तभी हमें क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट। और अगर पैक्टिन और सेल्यूलोज को हटाना है तो इसी को ही डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स लगेंगे। 13 पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है एक्यूटोलॉजी इज द, डायरेक्ट बता दो, ये क्वेश्चन हो चुका है, देखना है कितने बच्चों को याद है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 है यहाँ रिलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरमेंट, सेकेंड दे रखा है रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरमेंट,
थर्ड है रिलेशन ऑफ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरमेंट एंड फोर्थ है रिलेशन ऑफ बायोम टू इट्स एनवायरमेंट। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी से, बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ा हुआ है आपने, देखना है कितनों को याद रहा। अरे भाई आंसर कर दो, एग्जाम तो अब सभी के हैं, किसी का 7 को है, किसी का 5 को है, क्या बातों में लग रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ को याद है जिन्होंने पढ़ा है। एक्यूटोलॉजी की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ बात करें एक्यूटोलॉजी में क्या आता है, यहाँ हम पढ़ते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज टू इस बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी अराउंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल का, वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन क्या है, एम्ब्रियो सेक इज ओव्यूल एज डैश टू इज एन एंथर। करेक्ट आंसर कर दो, ये भी क्वेश्चन हो रखा है, देखते हैं कितने बच्चों को ये याद है। जिन्होंने ध्यान से पढ़ के आंसर किया होगा वो ही करेक्ट आंसर करेंगे। एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल एज डैश टू एन एंथर, स्टेमन आएगा, फिलामेंट, पोलन ग्रेन या फिर एंड्रोशियम। करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे सारे, और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक कर देंगे। बिल्कुल प्रिंस, उस दिन भी सही बताया था, गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ काफी बच्चों के आंसर करेक्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोलन ग्रेन। आ जाते हैं हम 15 पे, ध्यान से देखो, कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप, किसके बात कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप। दो दे रखिए, 2n + -1 एंड 2n + -2 आर कॉल्ड, क्या बोलोगे इसे, एन्यूप्लॉइडी बोलोगे, पॉलीप्लॉइडी बोलोगे, एलोपॉलीप्लॉइडी बोलोगे या फिर मोनोसोमी। करेक्ट आंसर बता दो। देखो कैरियोटाइप दे रखा है 2n + -1, 2n + -2, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। करेक्ट आंसर फटाफट से, जल्दी से, एनसीईआरटी से है भाई, एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां गलती मत करना, फटाफट से आंसर बता दो। देखो कंफ्यूजन है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, त्यागी, संध्या, कृति, कंफ्यूज हैं आप लोग। एक बच्चे का आंसर करेक्ट है, 3 बच्चे, गुड शेफाली, वेरी गुड प्रिंस। बिल्कुल यहाँ ध्यान दो, देखो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 एन्यूप्लॉइडी। अब फर्क देख लो एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में क्या फर्क है। जब भी हम बात करेंगे एन्यूप्लॉइडी की तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज one or few more number of chromosome above or below the number of normal chromosome number, यानी कि एन्यूप्लॉइडी में नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है, या तो उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा। लेकिन जब पॉलीप्लॉइडी की बात आएगी तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जहां पे पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए। देखो डिफाइंड एज एडिशन ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये ट्राइप्लॉइडी भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइडी। तो जहां पे क्रोमोसोम का सेट बढ़ेगा वो पॉलीप्लॉइडी होगा, और जहां पे नंबर घटेगा या बढ़ेगा वो एन्यूप्लॉइडी होगा। होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन है 16, द टर्म टोटिपोटेंसी रिफर्स टू कैपेसिटी ऑफ, टोटिपोटेंसी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन दे रखा है सेल टू जनरेट होल प्लांट, सेकेंड है बर्ड टू जनरेट होल प्लांट, थर्ड है सीड टू जर्मिनेट, और फोर्थ है सेल टू एनलार्ज इनसाइड। टोटिपोटेंसी की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हो, अब ध्यान रखना, अब कंफ्यूज मत होना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो बिल्कुल सही करके आना भाई। चलो जी फटाफट आंसर करें। टॉपिक ये आता है जेनेटिक्स में भाई, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है। करेक्ट आंसर बताओ, फटाफट आ जाओ। देखो टोटिपोटेंसी की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो टोटिपोटेंसी की बात करें तो टोटिपोटेंसी क्या है, यहाँ हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ अ सेल और एक्सप्लांट, यानी कि कोई भी पार्ट ले लो प्लांट का, उसको क्या बोल देते हैं, एक्सप्लांट। तो इनके पास जो टेंडेंसी होती है कि पूरा प्लांट डेवलप कर सके सेल से, ये क्या कहलाती है, टोटिपोटेंसी कहलाती है। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, इट इज असेंशियल टू हैव फ्यू क्लोनिंग साइट इन क्लोनिंग वैक्टर। असर्शन दे रखा है कि काफी जरूरी चीज है कि क्लोनिंग वैक्टर की बात करें, यहाँ पर इट इज असेंशियल टू हैव फ्यू क्लोनिंग साइट इन क्लोनिंग वैक्टर, की क्लोनिंग वैक्टर के अंदर कुछ ही क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। रीजन है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमेटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। तो करेक्ट बताओ। ऑप्शन दे रखा है असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड दे रखा है असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड दे रखा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स और ऑप्शन 4 है असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। आंसर करो करेक्ट, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। बिल्कुल, काफी बच्चों को पता है। आंसर कर दो भाई माधव, पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ गया है। गुड, बिल्कुल सही है, काफी इजी है, काफी इजी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि असर्शन भी ठीक था, रीजन भी ठीक था, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 18 पे चलते हैं, ध्यान से करना क्या क्वेश्चन है। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। आपसे माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट पूछ रहे हैं, तो बताओ कौन सी होगी। ऑप्शन में दे रखा है एंडोथीशियम टपेटम, सेकंड है एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, थर्ड है एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर और लास्ट दे रखा है एपिडर्मिस एंड टपेटम। क्या बतानी है? आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट। करेक्ट आंसर माइक्रोस्पोरेंजियम की, माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। आउटर मोस्ट कौन सी होगी और इनर वाली कौन सी होगी? करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहां पर भी ए और बी, भाई यहां कैसे गलत कर सकते हो? क्लास 12 की स्टार्टिंग में कितना सारा जोश होता है जब पढ़ाई शुरू करते हैं और ये वही चैप्टर है जिन्हें आप पूरी मेहनत से पढ़ते हो। यहां तो आंसर गलत ना करो। बिल्कुल सही, काफी करेक्ट है आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आउटर मोस्ट की बात करें तो कौन सी होगी आउटर मोस्ट? यहाँ पर एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट की बात करें तो इनर मोस्ट होगी टपेटम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है? इन आर डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय। बताना जरा, डीएनए की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो बेसिक यूनिट होती है जुड़ती चली जाती है, तो किस बॉन्ड की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं? ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, थर्ड है पेप्टाइड एंड फोर्थ है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड। फटाफट से बता दो कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे चले जाते हैं। भाई कोविड बैच था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा इससे बेनिफिट लेते रहोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, अपने लिए तो पढ़ोगे। ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज है कि कोविड बैच था मेरा तो मैं तो पढ़ता नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों को पता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में जुड़ेंगे भाई वो जुड़ेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सेकेंड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। मिला दो भाई, काफी माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है फटाफट से आंसर करेंगे। माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है वहां से रिलेट करता है क्वेश्चन। यहाँ पे बैक्टीरियम दे रखे हैं और प्रोडक्ट दे रखे हैं। करेक्ट आंसर कर दो। देख लो आपके सामने ऑप्शन ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, क्लियर होना चाहिए। फटाफट आंसर कर दो। हाँ भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हर बार लैंग्वेज बदल के आती है, आंसर तो सेम होता है, वो क्वेश्चन में पूछ भी सेम ही चीज रहा होता है, तो थोड़ा लैंग्वेज पे भी ध्यान दे लो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देख सकते हो यहाँ पर बात करें तो एस्परजिलस निगर से क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी बनाता है एसिटिक एसिड। कॉल्स्ट्रीडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड और लैक्टोबैसिलस आप सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस किया जाता है, सेपरेशन कराते हैं, प्योरिफिकेशन कराते हैं, जो भी प्रोटीन हमने बनवाया है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलोगे इसे, सेकेंड दे रखा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, थर्ड है बायो प्रोसेसिंग और फोर्थ है पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? अरे सारे इंदौर से हैं, यहाँ पे आंसर कर लो, सारे इंदौर से हैं भाई। करेक्ट बताओ,
करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे बात करें प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन, क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड इज, बताना जरा कौन सी वीड है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है? एजोला दे रखा है ऑप्शन ए, सेकंड में है वॉल्फिया, थर्ड है इकॉर्निया, फोर्थ दे रखा है ट्रापा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड, कौन सी वीड है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है? गुड, बिल्कुल करेक्ट, पता है आप लोगों को। चलिए जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इकॉर्निया, जिसे हम वाटर हाइसेंथ भी बोलते हैं। प्यारा सा नाम क्या है इसका? वाटर हाइसेंथ। 23 पे आते हैं। अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट, ध्यान से देखो, एक बात करें कि एक प्लांट की स्पीशीज है जो क्या प्रोड्यूस करती है? लाइट, नॉन स्टिकी पॉलन इन लार्ज नंबर एंड इस स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी। क्या बता रहे हैं कि स्टिग्मा लॉन्ग और फेदरी है। यहाँ प्लांट की बात करें तो लाइट और नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और काफी ज्यादा करता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, दिस मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय, तो ऐसा सब अगर प्लांट चेंज कर रहा है तो उसमें पॉलिनेशन कैसे हो रहा होगा? ऑप्शन दे रखा है इंसेक्ट, सेकंड है वाटर, थर्ड है विंड और फोर्थ दे रखा है एनिमल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? गुड, बिल्कुल सही। तो अगर इस तरीके के चेंज देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाओ भाई, यहाँ पे बात करें पॉलिनेशन कैसा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है यहाँ? बाय द हेल्प ऑफ विंड देखा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ द पेरेंट्स। ध्यान से आंसर करना, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मेंडल का ये जो आइडिया था, विच मेंडल आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन में अगर देखो तो जो F1 जनरेशन में आता है वो क्या है? दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को रिसेंबल कर रहा है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा किस क्रॉस में देखा गया? ऑप्शन ए दे रखा है को डोमिनेंस, सेकेंड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, थर्ड दे रखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड फोर्थ है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड आया वो दोनों कैरेक्टर दिखा रहा है पेरेंट्स के। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसा सिर्फ देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस की बात करें तो दोनों जो कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर? काफी इजी है, ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर लो, ऐसी कौन सी डिजीज है जो स्प्रेड नहीं होती बाय द कंटामिनेशन ऑफ वाटर? ऑप्शन दे रखा है हेपेटाइटिस बी, यहाँ दे रखा है सेकंड जॉन्डिस, थर्ड है कोरेला एंड फोर्थ है टाइफाइड। तो देख लो किसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर नहीं है, वही करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, कोडोमिनेंस की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस शो होता है। आ जाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर 25 पे हम। करेक्ट आंसर, गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बात करें, सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक था हेपेटाइटिस बी, जो पानी कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड नहीं होता। कैसे होता है स्प्रेड भाई? हमेशा स्प्रेड इसका या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, बॉडी फ्लूइड, सलाइवा वगैरह, इन सब से इसका स्प्रेड देखा जाएगा। 26 पे चलते हैं, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर इन वन स्ट्रैंड बिकॉज। यहाँ पे बात करें कि ये जो जब आप रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो आपको एक तरफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिलता है डीएनए का। तो ऐसा किस वजह से है? ऑप्शन दे रखा है 1, डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज इन वेरी लॉन्ग, सेकेंड दे रखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। थर्ड है इट इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस, और फोर्थ दे रखा है डीएनए लाइगेज हैज टू हैव अ रोल। तो करेक्ट आंसर बता दो। करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर, बकवास मत करो यहाँ पे,
करेक्ट आंसर कर दो क्या होगा। देखो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस की बात करें तो इसका सिंपल सा रीजन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। रीजन क्या है कि यहाँ पे बात करें ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, और यहाँ अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे बात करें तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना जानता है, और वो डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। एडेपोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ, कल भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था जहां हम इडेपिक फैक्टर बोल रहे थे, यहाँ पे टर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब बता दो कि ये किसकी स्टडी से रिलेटेड है। ऑप्शन दे रखा है 1 सॉइल, सेकंड है क्लाइमेट, थर्ड दे रखा है बायोटा एंड फोर्थ है टोपोग्राफी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। गुड संध्या, और बच्चे बताइए भाई, फटाफट से आंसर करेंगे, और जितने प्रेजेंट है सेशन को सब भी लाइक करेंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। तो ये किससे रिलेट करता है, इडेपिक फैक्टर हो गया या इडेफोलॉजी बोल दो, सॉइल की स्टडी से रिलेट करता है। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर। ये आपसे पूछ रहे हैं जो पहले ऑर्गेनिज्म थे, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे। ऑप्शन दे रखा है ऑटोट्रॉप्स थे, सेकेंड है यूक्रियोट्स, थर्ड दे रखा है कैमो ऑटोट्रॉप्स, और फोर्थ है कैमो हेट्रोट्रॉप्स। तो करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। करेक्ट आंसर ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर्क, पहले ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कैसे थे, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। देखो अरे भाई आपसे पूछ रहे थे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर्क, इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे थे सबसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स थे, यूक्रियोट थे, कैमो ऑटोट्रॉप्स थे या कैमो हेट्रोट्रॉप्स थे। करेक्ट आंसर बताओ। देख लो डी और सी में तो नहीं है कुछ, डी और सी। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर यहां ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कैमो हेट्रोट्रॉप्स। तो बात करें फर्स्ट लिविंग बीइंग वर सिंगल सेल प्रोक्रियोट, सबसे पहले जो आए थे वो सिंगल सेल प्रोक्रियोट्स थे जैसे बैक्टीरिया, एंड दीज लिविंग बीइंग वर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट ऑफ सूपी सी हैविंग अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और प्रेजेंट कहाँ थे, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। तो न्यूट्रिशनली बात करें क्या थे, ये कैमो हेट्रोट्रॉप्स थे। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 29 पे चलते हैं। While planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, देखो हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं और प्लांट कौन सा लेके चल रहे हैं, डाइशियस लेके चल रहे हैं। Which of the following step would not be relevant, तो अगर डाइशियस प्लांट है तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्टेप नहीं होगा। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, बेगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, सेकेंड है डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, थर्ड दे रखा है इमैस्कुलेशन, एंड फोर्थ है या कलेक्शन ऑफ पॉलन। देखो मैंने ना आंसर पूरा हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर बता दो जल्दी से। वाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डाइशियस प्लांट, की प्लांट आप डाइशियस ले रहे हो तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा एक प्रोसेस जो है नहीं कराओगे। वेरी गुड लक्ष्मी, गुड कृष्णा, बिल्कुल सही। यश गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड प्रिंस। देखो इमैस्कुलेशन की बात करें तो इमैस्कुलेशन कब करवाते थे, कि जब हमारे पास बायसेक्सुअल फ्लावर होता था और उस बायसेक्सुअल फ्लावर में से हमें किसे रिमूव करना होता था, हमें रिमूव करना होता था यहाँ एंथर को। ठीक है, रिमूव जब एंथर को करते थे तब इमैस्कुलेशन बोलते थे। अब कंडीशन क्या दे दी, डाइशियस प्लांट लेके चल रहा है तो क्या ही जरूरत है एंथर को रिमूव कराने की, वो तो हम बायसेक्सुअल में करते थे। तो इमैस्कुलेशन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, removal of intron and joining of exon is in a defined order during transcription is called। तो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, लास्ट में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव कराया जाता है और एक्सोन्स को जोड़ा जाता है, तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है स्लाइसिंग, सेकेंड है स्प्लाइसिंग, थर्ड है लूपिंग और फोर्थ है यहाँ इंड्यूसिंग। करेक्ट आंसर बता दो, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन क्या कहलाएगा। अरे भाई मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 13 करना है, बिल्कुल लास्ट में है क्वेश्चन होगा आज वो।
बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब क्या बोलते हैं हम इसे, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। स्प्लाइसिंग की बात करें तो स्प्लाइसिंग में यहाँ पे बात करें रिमूवल ऑफ इंटरवेनिंग सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन्स को रिमूव कराते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ते हैं। 31 पे चलते हैं। डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस डिजीज। ध्यान से देखो, यहाँ आपको 4 डिजीज दे रखी हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है इन्फेक्शियस कौन सी है। ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट में कैंसर है, इन्फ्लुएंजा, एलर्जी एंड फोर्थ दे रखा है स्मॉल पॉक्स। करेक्ट आंसर कौन सी है या इन्फेक्शियस वाली, जल्दी से बताएंगे सभी और सेशन को लाइक करेंगे सभी, फटाफट आंसर करो करेक्ट क्या होगा। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन 1 में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में बोल रहे हैं सेकेंड और थर्ड है, थर्ड में बोल रहे हैं थर्ड और फोर्थ है, ऑप्शन 4 में है सेकेंड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर बता दो जल्दी से, क्या यहाँ पे इन्फेक्शन वाली कौन सी है। देखो ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होना, गुड आंसर करेक्ट है, ठीक है आप लोगों को पता है बिल्कुल। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि यहाँ पे बात करें इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स, ये दोनों कैसी आती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज में आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे बताना है आपको कि हम जो है एक डीएनए का फ्रैगमेंट जिसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर, तो अगर ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर डीएनए का फ्रैगमेंट देना है तो कौन सा वेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन दे रखा है रेट्रोवायरस, PBR322, आईफैज और थर्ड है 4 दे रखा है TI प्लाज्मिड। तो बताओ कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ देख लेना ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग बताओ कैसा वेक्टर होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता होगा, उसे हमने डिसार्म कर दिया होगा और अब हम उसे एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रेट्रोवायरस की बात करें तो इसे एज अ वेक्टर यूज करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट अगर डालना हो ह्यूमन सेल्स के अंदर। 33 पे चलते हैं। सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। ये पूछ रहे हैं ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है फ्लूइड पार्ट है सीमेन का, किसके कंट्रीब्यूशन से बनता है। सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा और 4 दे रखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में बोल रहे हैं फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, थर्ड में है सेकेंड थर्ड फोर्थ और 4 दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक कर दो भाई और फटाफट से आंसर करो क्वेश्चन नंबर 33 का, जल्दी से बता दो क्या होगा। गुड सान्या, वेरी गुड माधव, गुड सैयद। तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स होता है जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। प्रोस्टेट की बात करें अनपेयर्ड है, ऑल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे हम कॉर्पोरस ग्लैंड भी बोलते हैं पेयर्ड है ये। इन्हीं सबसे कंट्रीब्यूशन से क्या बनता है, सेमिनल प्लाज्मा बनता है। आ जाओ जी 34। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन, ध्यान से देखना, इफ अ बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन mRNA क्या दे रखा है 5 प्राइम से 3 प्राइम है AUG, द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद इट मस्ट बी। क्या दे रखा है आपको, बेस सीक्वेंस दे रखा है कोडोन का जो mRNA पे प्रेजेंट है AUG है 5 से 3 प्राइम। आपको यहाँ पे tRNA का पेयरिंग कोडोन बताना है, यानी कि कोडोन गिवन है tRNA पूछ रहे हैं तो एंटी कोडोन क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है UAC 5 to 3 प्राइम, सेकेंड दे रखा है CAU 5 to 3 प्राइम, थर्ड है यहाँ AUG 5 से 3 प्राइम और फोर्थ है GUA 5 से 3 प्राइम। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर -1, भारी नुकसान हो गया, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो करेक्ट क्या होगा। कोडोन दे रखा है, एंटी कोडोन पूछ रहा है tRNA पे, करेक्ट क्या हो जाएगा। गुड, जितने बच्चों के आंसर है करेक्ट है। अरे थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा दिमाग लगा लो, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो चलो चलो, कंफ्यूजन है, देखते हैं करेक्ट आंसर। ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो
बेस सीक्वेंस क्या दे रखा था कोडोन का, mRNA का 5 से 3 प्राइम AUG दे रखा था। वो आपसे tRNA का सीक्वेंस पूछ रहा था जिससे पेयर करेगा, यानी कि एंटीकोडोन पूछ रहा था, एंटीकोडोन। तो यहाँ देख लो क्या होगा, यहाँ क्या था 5 प्राइम से 3 प्राइम AUG था। अब दोबारा जो बनाओगे वो 5 से 3 कौन सा होगा, CAU। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 35 पे चलते हैं। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, यानी कि किसी और कंट्री का बायो रिसोर्सेज का, किसी और कंट्री की आप बायो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, ना वहां से कुछ इन्होंने ऑथराइजेशन ले रखा है, ना ही कंट्री से और ना ही वहां के लोगों से, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन देख लो, डायरेक्ट आंसर कर दो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से क्या होगा, कितनी खुशी हो रही है ना तुक्का लगा के। बिल्कुल एनसीईआरटी डायग्राम से था ये क्वेश्चन। गुड, करेक्ट क्या बोलेंगे इसे, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, बायोप्रेसी बोलेंगे इसे। चलते हैं 36 की तरफ। 36 क्या है, हेमोजोइनिस। करेक्ट आंसर बताओ, हेमोजोइन की बात करें तो क्या है, ऑप्शन दे रखा है प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, सेकंड है टॉक्सिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड है टॉक्सिन फ्रॉम प्लाज्मोडियम स्पीशीज, और फोर्थ है टॉक्सिन फ्रॉम हेमोफाइलस स्पीशीज। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है बोर्ड में भी आया था, जल्दी आंसर करो। देखो हेमोजोइन की बात करें, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कहाँ पढ़ा था भाई, लाइफ साइकिल जब आपने पढ़ी थी मलेरिया की, उसमें पढ़ा होगा। अब हीमोजोइन की बात करें तो यही वो चीज है जिसकी वजह से हर तीसरे से चौथे दिन पे जो है बुखार चढ़ता है, ठंड लग के बुखार, चिल्स और फीवर जो होता है इसी की वजह से। तो ये पूछ रहे हैं ये है क्या। गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है यहाँ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दे रखा है, टॉक्सिन फ्रॉम प्लाज्मोडियम स्पीशीज। तो ये क्या करती है, ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, और जैसे ही आरबीसी फटती है, आरबीसी के फटने के साथ ही टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हेमोजोइन बोलते हैं। 37 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ यूट्रस इज इन्वॉल्व इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। बता दो भाई कौन सी लेयर है यूट्रस की जो इन्वॉल्व है, इम्प्लांटेशन होगा उसमें भी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन 1 दे रखा है क्लिटोरिस, ऑप्शन ही बहुत अलग अलग दे रखे हैं, वो पूछ कुछ और रहा है, ऑप्शन उससे हटके हैं। सेकेंड है इस्थमस, थर्ड दे रखा है मॉन्स प्यूबिस, और डी है यहाँ एंड्रोमाइट्रियम। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया होगा। बताओ बताओ भाई, करेक्ट आंसर देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जी बिल्कुल सही आंसर बताना है। देखो लेयर ऑफ यूट्रस पूछ रहा है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही लेयर ऑफ यूट्रस दे रखा है। गुड, तो यहाँ तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है यहाँ गलती नहीं करेंगे, आंसर ही सामने था। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 एंडोमेट्रियम की बात करें तो जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है तब भी यही लेयर इन्वॉल्व होती है, ताकि फीटस जो है ग्रोइंग उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें, और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी यही लेयर इन्वॉल्व होती है। चलते हैं 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। बताओ भाई यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज कौन सा स्टेप जो है कैटलाइज्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज से। ऑप्शन दे रखा है इनिशिएशन, सेकेंड है इलोंगेशन, देखो एक दे रखा है इनिशिएशन, सेकेंड है यहाँ इलोंगेशन, थर्ड है टर्मिनेशन, फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ अबव। तो देख लो इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज, क्या होगा, करेक्ट आंसर बता दो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अरे ऐसे कैसे आंसर कर रहे हो। गुड, काफी बच्चों के सही है। ये जो ऑल ऑफ द अबव वाले थे थोड़ी सी पढ़ाई कर लो और आरएनए पॉलीमरेज की पहचान कर लो, बहुत ज्यादा साथ देगा आपका, इसको थोड़ी इज्जत दे लिया करो। गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस करवाता है भाई, ये करवाता है इलोंगेशन। चलते हैं 38 पे।
ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर, ये आपसे पूछ रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं। ऑप्शन दे रखा है एनिमल हुज डीएनए इज मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। सेकेंड है एनिमल्स हुज आरएनए इज मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। सी है यहाँ एनिमल्स हुज डीएनए एंड आरएनए आर मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव, डीएनए और आरएनए में ही है। करेक्ट आंसर कर लो। जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक कर दो और फटाफट आंसर करो। गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें, क्या करते हैं यहाँ पे, एनिमल हुज डीएनए इज मैनिपुलेटेड, यहाँ हम क्या करते हैं उसके डीएनए के साथ एक एक्स्ट्रा जीन की कॉपी लगाते हैं। 40 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, फटाफट आंसर करो। गिवन ऑप्शन में से कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट है स्प्लीन, सेकंड है टॉन्सिल्स, थर्ड है अपेंडिक्स और फोर्थ क्या है, थाइमस। करेक्ट आंसर कर दो भाई। एनसीईआरटी के डायग्राम से है, एनसीईआरटी के डायग्राम से है ये क्वेश्चन। जल्दी आंसर करेंगे सभी। हम है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, बिल्कुल सही। तो यहां बात करें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अपेंडिक्स की बात करें तो ये लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है बल्कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। चलते हैं अगले पे। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। देखो स्टेटमेंट दे रखी है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी होगी। ऑप्शंस क्या है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, सेकेंड है इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, थर्ड है इट कन्फर्स रेजिस्टेंट टू एक्वायरिंग मलेरिया और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। करेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट करेक्ट आंसर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। अरे यहां कैसी कंफ्यूजन है, देखो, अरे इधर ध्यान दे लो, इधर ध्यान दे लो। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिट होता है फ्रॉम इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ अमोनिया वेयर इन हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव रिजल्टिंग इन सिरेंज शेप ऑफ आरबीसी। यहाँ आरबीसी का शेप जो है चेंज हो जाता है, जिसे आयरन सप्लीमेंट से ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन ये एक बेनिफिट देता है कि अगर किसी ऐसी जगह जहां पे मलेरिया ज्यादा होता है और वहां कोई सिकल सेल है तो उसे रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर देगा मलेरिया के अगेंस्ट। जैसे अफ्रीकन पॉपुलेशंस की बात करें वेयर मलेरिया काफी ज्यादा होता है, सिकल सेल एनीमिया इज प्रोटेक्टिव डिसऑर्डर, वहां के लोगों के लिए सिकल सेल एनीमिया बहुत प्रोटेक्टिव डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 42 पे चलते हैं। इंटेंसली लैक्टिंग मदर डू नॉट जर्नली कंसीव ड्यू टू, यहाँ पे बात करें कि ये जो लैक्टिंग मदर होती है कंसीव क्यों नहीं कर पाते। लैक्टेटिंग मदर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग मदर होती है वो यहाँ पर कंसीव क्यों नहीं कर पाती। ऑप्शन देख लो, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, सेकंड है हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, थर्ड है सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट और फोर्थ है सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर कर दो, हार्मोन। करेक्ट आंसर करो फटाफट, करेक्ट आंसर करो। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 42 भाई, वो 41 था, आंसर याद रखना, वो बिल्कुल करेक्ट था, सारे ऑप्शंस करेक्ट थे उसमें। तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर जो होती है उसके अंदर प्रोलैक्टिन का हार्मोन लेवल, प्रोलैक्टिन का लेवल हार्मोन का ज्यादा होता है और इसी की वजह से सप्रेशन देखा जाता है। गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल जो है उस टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती। 43 पे चलते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफ्टन फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यूज organ by the patient, which type of immune response is responsible for such rejection। यानी कि ट्रांसप्लांटेशन होता है जहां पे
कोई ऑर्गन चेंज किया जाता है, डिफेक्टिव को हटाया जाता है और दिया जाता है उसे दूसरा नॉर्मल वाला, तो कई बार जो पेशेंट की बॉडी है उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, उसे रिजेक्ट कर देती है। तो बताओ ऐसा किस वजह से होता है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। अगर आपने एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ा होगा तो ये इस चीज को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन किस वजह से होता है? फटाफट आंसर करेंगे। गुड एवरीवन, बिल्कुल सही। तो ऐसा किस वजह से देखा जाता है? ऐसा देखा जाता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, जहां पर पेशेंट की बॉडी जो है ट्रांसप्लांट हुए ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती। 44 पे चलते हैं। क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल बैक्टीरिया देमसेल्फ। अब ये बात करें कि ये जो बीटी टॉक्सिन है, क्रिस्टल्स जो बीटी टॉक्सिन के बनते हैं बहुत से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ये क्रिस्टल उन बैक्टीरिया को नहीं मारते। रीजन क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन, सेकेंड है टॉक्सिन इज इमेच्योर, थर्ड है टॉक्सिन इज इनएक्टिव, एंड फोर्थ है बैक्टीरिया एनक्लोसेस टॉक्सिन इन ए स्पेशल सेक। करेक्ट आंसर फटाफट बता दो जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा किस वजह से होता है कि ये जो बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल हैं जो बैक्टीरिया बना रहा है वही बैक्टीरिया को नहीं मारता। चलो 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 ठीक है। टॉक्सिन की बात करें तो कैसे प्रेजेंट होता है भाई? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनएक्टिव होगा तो क्या ही मारेगा बैक्टीरिया को। 45 विच वॉज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बता दो, बहुत ईजी है। गिवन ऑप्शन में से कौन सी गैस ऐसी थी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे एब्सेंट थी? ऑप्शन दे रखा है अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। करेक्ट आंसर बता दो, विच वॉज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। करेक्ट आंसर फटाफट से आंसर करेंगे, सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड पलक, गुड लक्ष्मी, बिल्कुल सही। तो कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं थी भाई? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। एटमॉस्फेयर इनिशियल कैसा था? रिड्यूसिंग था। 46 पे चलते हैं। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इकोसिस्टम। Change in ecosystem is responsible for depletion in biodiversity which directly or indirectly affect human being and their surrounding. So it is important to conserve the biodiversity. There are various methods like in situ conservation, ex situ conservation by which we can conserve our biodiversity. ये आपको एक पैराग्राफ दे रखा था। आंसर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है? How many biodiversity spots are identified globally? बताओ कितने ऐसे हैं जो ग्लोबली आइडेंटिफाइड किए गए हैं। बिल्कुल अनन्या, इस टाइम नहीं रह सकते, लेकिन जिस टाइम O2 नहीं थी उस टाइम हम भी नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? देखो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। यहाँ हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर आइडेंटिफाइड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 34 हो जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो ध्यान रखना ये नंबर इस टाइम 36 है। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। एट प्रेजेंट 36 पे जाना। 47 पे चलते हैं। मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। बता दो भाई मेन रीजन क्या है कि ये जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज हैं एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ऑप्शन दे रखा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कॉम्पिटिशन बिटवीन स्पीशीज, थर्ड है ओवर एक्सप्लॉइटेशन और फोर्थ है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर चलो 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 करेक्ट आंसर कर दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेन रीजन क्या है कि यहाँ एनिमल और प्लांट की स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। अरे ध्यान से देख लो ऑप्शंस, क्या कर रहे हो? गुड 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 गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मेन रीजन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हैबिटेट लॉस हो गया, एनिमल्स का माइग्रेट करते हैं, लूज देयर फेवरेबल कंडीशंस को खो देते हैं। फूड, टेम्परेचर, वाटर विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, और इसी वजह से ये क्या होते हैं? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। 48 प्रोटेक्टेड एरियाज आर एग्जाम्पल ऑफ। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें, आपको बताना है जो हम करते हैं प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं, किसका एग्जाम्पल है? इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन,
क्रायो प्रिजर्वेशन एंड ग्रीन हाउस। करेक्ट आंसर प्रोटेक्टेड एरिया, एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरिया पूछ रहे हैं, किसका एग्जांपल है? इंसिटू का, एक्सिटू, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड ग्रीन हाउस। फटाफट आंसर करो, जल्दी से आंसर कर दो भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर? और जितने भी प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे फटाफट से। अरे क्या आंसर कर रहे हो, गुड। तो करेक्ट आंसर की बात करें, प्रोटेक्टेड एरिया किस में आता है? प्रोटेक्टेड एरिया एग्जांपल है यहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीशीज विद इन देयर सुटेबल बाउंड्री ऑफ नेचुरल सराउंडिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 49 पे चलते हैं, नेम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। हाँ जी, करेक्ट आंसर आपको बताना है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है। ऑप्शन देख लो, सी हॉर्स, सेकंड है गैंगनाटिक शार्क, थर्ड है ब्लू व्हेल एंड फोर्थ है रिवर डॉल्फिन। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी बताओ जल्दी, और सेशन को लाइक कर दो भाई फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन, अरे आंसर कर दो, क्या हो गया? अरे तुक्के क्यों लगा रहे हो भाई, ये भी नहीं पता है? गुड कुलराज, वेरी गुड, गुड आर्यन, बिल्कुल बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? रिवर डॉल्फिन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 50। कल ये क्वेश्चन नंबर 13 था तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, मेरे को आंसर क्लियर नहीं हुआ। अब ध्यान से करते हैं, देखो कॉलम 1 और सेकंड दे रखा है, ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, सेकंड में बी में दे रखा है इन्होंने क्लीवेज, थर्ड है इनर सेल मास और डी दे रखा है इम्प्लांटेशन। तो यहां बात करें ट्रोफोब्लास्ट की, ऑप्शंस क्लियर है आपको? पहले बताओ ऑप्शंस क्लियर है, सारे नजर आ रहे हैं? ऑप्शन एक भी नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ भाई ऑप्शन क्लियर है क्या? फटाफट आंसर कर दो, जल्दी से बता दो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। चलो यहां देखो, करेक्ट आंसर की बात करें, ये कल था, मैं नहीं भूली इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस क्लियर हैं? चलो चलो चलो, अरे ऑप्शंस पूछ रही हूं, चलो यहां देख लो, यहां देख लो, दो ऑप्शंस आपके सामने दे रहे हैं, करेक्ट आंसर करना। एक में दे रखा है, एक का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड है और डी का यहाँ 1 है। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने, ए का थर्ड है और बी का 1 है, सी का सेकंड है और डी की बात करें तो डी का यहाँ दे रखा है इन्होंने 4। इन्हीं दो में से करेक्ट सेलेक्ट कर लो। दो ऑप्शन है आपके सामने, ए और बी, करेक्ट सेलेक्ट कर लो इसमें। देखो ऑप्शंस मैंने लिख दिए, दो ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। गुड फ्रेंड्स, देखो बिल्कुल करेक्ट है, यहां आप लोगों ने आंसर सही किया है, बिल्कुल सही। तो यहां अगर हम बात करें ट्रोफोब्लास्ट की, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो किससे अटैच होती है? एंडोमाइट्रियम से अटैच होती है। बी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी दे रखा है क्लीवेज। तो क्लीवेज की बात करें क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर? माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट। यहाँ पे क्या देखते हैं कि जायगोट में सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाता है, साइज नहीं बढ़ता इनिशियली, नंबर बढ़ता है। इसके बाद बात करें इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वो डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, जो किस में बदलेंगी? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगी। और लास्ट इम्प्लांटेशन डी की बात करें तो इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमाइट्रियम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए जी, इसी के साथ